जय हिंद, मैं हूं अजीत कुमार प्रसाद। प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस के वीडियो आप तक पहुंचाने के बाद आज मैं लेकर के आया हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे पास्ट इंडिफिनाइट टेंस, जिसका दूसरा नाम सिंपल पास्ट भी है। तो इस वीडियो में मैं शुरू करने से पहले, एंट्री करने से पहले बोलना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को लगातार देखते रहें। हम लगातार टेंस को फॉलो करते हुए एक एक टेंस के ऊपर वीडियो बनाते हुए आप तक पहुंचाते रहेंगे और लगातार वीडियो को 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर भी कर लें। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप जैसे कि बोर्ड पर देख रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस के क्रिया से पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में किसी समय समाप्त हुआ। सीधी सी बात है कि कर्ता जो सब्जेक्ट है उसने पास्ट टेंस में किसी काम को शुरू किया और खत्म कर दिया। कोई काम पास्ट टेंस में कर्ता के द्वारा खत्म किया गया, समाप्त किया गया। इस टेंस में यही बेस है, यही आधार है। अब एक उदाहरण से आपको मैं समझाऊं और आसान हो जाएगा। उस दिन विराट अच्छा खेला। उस दिन विराट अच्छा खेला। अभी इस सेंटेंस से क्या समझ में आता है कि विराट इस सेंटेंस का कहा गया, विराट इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और खेलना जो है वर्ब है। तो विराट ने उस दिन अच्छा खेला, मतलब खेलने का काम समाप्त है। अब इसी का अंग्रेजी अगर हम बनाएंगे तो किस तरह से अंग्रेजी होगा इसका? That day विराट played very well. That day विराट played very well. इसको आप चाहें तो घुरा करके भी लिख सकते हैं। कैसे घुरा करके लिख सकते हैं? विराट प्लेड वेरी वेल दैट। दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही होगा, आप चाहे जिस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, इसका अब कुछ पहचान भी होता है जो मैं आपको बोर्ड पर लिख रहा हूं। पहचान में है हिंदी क्रिया के अंत में, हिंदी क्रिया के अंत में या ये ही या ये ई अथवा आ ए लगा रहता है। आपने देखा इस टेंस में वाक्य का पहचान जो है वो क्या है? पहचान है हिंदी क्रिया के अंत में या ये ई अथवा आ ए आ ए का मात्रा भी हो सकता है और आ ए डायरेक्ट भी हो सकते हैं, ये लगा रहता है। इसका भी एक एग्जांपल दे दूं तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। वह गया, गया मतलब चला गया, चला जाने का काम खत्म। अब देखिए इस सेंटेंस के लास्ट में आपको मिला है, देखने को क्या मिल रहा है? क्रिया का अंत में या, और हमने थ्योरी में आपको क्या बताया? नियम में पहचान में या। तो इसी तरह से मैं आपको एग्जांपल में 1-2 बता रहा हूं, बाकी चीज आपको खुद ही समझ लेना, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर पर। एक एक स्ट्रक्चर, एक एक नियम के हिसाब से आपको बताते चलते हैं।
स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर नंबर 1। जी हाँ, स्ट्रक्चर नंबर 1 शुरू करने से पहले मैं एक बात करना चाहूंगा कि अगर हमारा वीडियो आप लोगों को समझ में आए, हमारे वीडियो से आपको एक वर्ड भी सीखने को मिलता है, तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो जरूर बनता है। इसलिए कि इससे हमें हमारे अंदर मनोबल बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है और इससे हम और भी बेहतर वीडियो बना करके आप तक भेज सकते हैं। तो हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए, हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप देख ही रहे हैं कि आपके सामने मैं रुमाल से पसीना पोंछ रहा हूं, कितना मुश्किल से वीडियोस हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। मैं आगे आपको स्ट्रक्चर नंबर 1 दिखा रहा हूं। स्ट्रक्चर नंबर 1 कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में रवि went to market। मैं एग्जाम्पल आप लोगों को सहज एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं ताकि छोटे बड़े बच्चे सभी देखेंगे तो छोटे बच्चे को भी इजी समझ में आ जाए, इसलिए मैं ऑब्जेक्ट में इजी वर्ड दे रहा हूं ताकि सबको इजी समझ में आ जाए। तो आइए स्ट्रक्चर नंबर 2 दिखाता हूं आपको। स्ट्रक्चर नंबर 2 में है सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नाउन प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में आई डिड नॉट गो देयर। एक चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि स्ट्रक्चर नंबर 1 में वर्ब 2 अप्लाई हुआ है। वर्ब 2 मतलब वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल रूप। तो ध्यान देंगे कि इस स्ट्रक्चर में डीड का प्रयोग नहीं किया गया है। अब स्ट्रक्चर नंबर 2 में डीड का प्रयोग हुआ है, लेकिन वर्ब 2 की जगह पे वर्ब 1 का प्रयोग हुआ है। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि स्ट्रक्चर नंबर 1 को छोड़ करके स्ट्रक्चर नंबर 2 से लेकर के 6 तक सभी जगह पे वर्ब 1 का ही प्रयोग होगा और उसके साथ स्ट्रक्चर में डीड का प्रयोग। और सिर्फ डीड का प्रयोग सिर्फ स्ट्रक्चर में नहीं, सेंटेंस में भी होगा। मैं एक एक करके आपको बताता चलूं। आइए स्ट्रक्चर नंबर 3 क्या कह रहा है? डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। जहां तक बात है, मैं बच्चों को समझाने के लिए एक बात बताता हूं। ये जो डीड है, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो बताता हूं कि इसको आप टाइटल समझ लेना। इस टेंस का ये डीड जो है सो टाइटल है। अब क्या होता है, बच्चों को याद रखने में और समझने में आसानी हो जाती है। तो हमको जब स्ट्रक्चर नंबर 3 बताना है या सेंटेंस 3 में बनाना है कोई वाक्य, तो डीड को यानी कि इस टाइटल को सामने लेकर के आना है। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देखें, मैं एक एग्जांपल से भी दिखा रहा हूं। अब देखिए, डीड यू कम एट माय होम? क्वेश्चन मार्क। डिड यू कम एट माय होम? क्या तुम मेरे घर आए या फिर आए थे? क्या तुम मेरे घर आए थे? ये रहा स्ट्रक्चर नंबर 3 का। अब मैं आपको 4 दिखाने जा रहा हूँ, 4 से लेकर के 6 तक। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक बार मैं बोर्ड से हट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें इसको। थैंक यू। अब आइए हम आपको
स्ट्रक्चर नंबर 4 में बताएं कि 4 का क्या होता है। 4 में भी सेम चीज है, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1, यहाँ पर प्लस देना भूल गया, मैं इरेज करके बोल देता हूँ, लिख देता हूँ, नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। इसका एग्जाम्पल, did Ram not write, W-R-I-T, not write a letter, L-E-T-T-E-R, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क थोड़ा सा डेंजर दिख रहा है, माफ कीजिएगा, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। Did Ram not write a letter, क्या राम ने एक पत्र नहीं लिखा, या फिर क्या राम ने एक पत्र नहीं लिखा था, ये इसका मीनिंग है। अब आते हैं 5 पर। 5 में आपको पता ही है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, WH वर्ड जिसको आप क्वेश्चन वर्ड से जानते हैं, प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक भेदभाव आपने देखा कि स्ट्रक्चर नंबर 4 में और 3 में डीड मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है, लेकिन यहां पर डीड स्मॉल लेटर में क्यों? समझने वाली बात है कि स्ट्रक्चर नंबर 3 में जो मैं इरेज कर चुका हूं आप देख चुके हैं, और 4 में डीड मैंने लिखा कैपिटल लेटर में, डी कैपिटल में है, और यहाँ पर डीड का डी स्मॉल लेटर में है। क्यों? कारण ये है कि जब भी आप सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 5 पर बनाएंगे तो आपका स्टार्टिंग लेटर, सेंटेंस का स्टार्टिंग लेटर डीड नहीं होगा, कोई ना कोई एक क्वेश्चन वर्ड डीड से पहले यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। जबकि आप सेंटेंस नंबर 3 या 4 में सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो वहां आपका शुरुआत डीड से ही होगा, इसलिए डीड का कैपिटल लेटर डी में लिखा गया है। एक एग्जांपल इसका दे दूं, वाई सीमा, माफ कीजिएगा, वाई के बाद डी रहेगा, वाई डी सीमा रीड a story। Why did सीमा read a story? अच्छा, एक चीज और भी समझा दूं, पहले समझाया था इसलिए छोड़ दिया। ये क्वेश्चन वर्ड है, पूरा क्वेश्चन वर्ड से मैंने यहाँ पर वाई को लिया, ये डीड मेरा टाइटल है, मैंने टाइटल से यहाँ पर डीड टाइटल को ले लिया, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर सीमा मेरा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये रीड मेरा वर्ब है, और बाकी का जो ये ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने लिखा, ये आज का ऑब्जेक्ट है। इस चीज को इस तरह से समझना है। एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंस बनाते हैं तो एक वर्ड भी आगे पीछे नहीं होगा। आपको मैं दिखा ही रहा हूँ, बोर्ड पर दिख ही रहा है, एक भी वर्ड आगे पीछे नहीं है, कहीं भी मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया, कहीं भी कोई छोड़ा नहीं है। इसलिए स्ट्रक्चर बनाया ही इसलिए गया है ताकि स्टूडेंट को कहीं थोड़ा सा भी गलती ना हो। आइए लास्ट स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर नंबर 6, WH वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेम है, इसका क्या है कि हाउ did I not write, थोड़ा सा राइटिंग अच्छा नहीं दिख है, how did I not write a story? How did I not write a story? कैसे मैंने एक पत्र नहीं लिखा, या फिर कैसे मैंने एक पत्र नहीं लिखा था, ये इसका मतलब है।
अब एक चीज आप कहेंगे कि सर स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 ऐसे ही करके आप बताते चले जाते हैं, क्या इसका कोई नाम नहीं है? जी नाम है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ और कोई एक वीडियो में छोड़ देता हूँ, इसलिए ताकि आपको मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ। स्ट्रक्चर नंबर 1 को कहते हैं सिंपल सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस। 2 को कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, 3 को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, 4 को कहते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, 5 को कहते हैं W is वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस और 6 को कहते हैं W is वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। एक और जो नोट में मैं लिख नहीं रहा हूं बोल देता हूं, वो ये है कि यहाँ पर डीड जो है सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, डीड का ही यूज हो। टाइटल एक जिस सेंटेंस में जिस टेंस में जिस स्ट्रक्चर में टाइटल 2 होते हैं वहां पर आपको सोचना पड़ता है कि मेरे सब्जेक्ट के अनुसार मुझे टाइटल का यूज करना होता है। मैं टाइटल बोल करके स्ट्रक्चर में कुछ होता नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानेंगे, इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैड, हैज, हैड, ये सब कुछ हेल्पिंग वर्ब होता है। मैं टाइटल इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि बच्चे को ठीक से समझ पाए। तो अब अगर वाज, वेयर हो तो आपको सोचना है कि कब वाज लगेगा, कब वेयर लगेगा। यहाँ पर एक ही है, डीड है, इसलिए कुछ सोचना नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपको डीड का यूज करना है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो इस टेंस का खत्म करते हैं हम, और फिर से आपसे एक निवेदन बड़ी मुश्किल से अब तक हम पहुँच रहे हैं और पहुँचा रहे हैं। आपके कमेंट्स कुछ भी जो भी आप समझ पा रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, कमेंट्स करके हमको बताएं ताकि हमारे हौसलों को और बुलंद किया जाए। वैसे मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, मुझे बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है। मैं तो जब पढ़ता था स्टूडेंट लाइन में तो कहता था कि आंसर तो समझ में आता नहीं था, जब आता नहीं था तो उसको अंदाज से ही लिख देता था। फिर क्या होता था, पास तो पास, नहीं तो ईश्वर पर आस। तो ये ईश्वर पर आस करते हुए आज तक मैं यहाँ तक आया। वीडियो भी ईश्वर के आस पे ही बना रहा हूँ, बाकी आप लोगों के हाथ में है। आप लोगों का प्यार बहुत कुछ मिला मुझे और भी मिलेगा, इसका मैं आशा करता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।